तो एवरीबडी वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है जिसको हम बोलते हैं बायो प्लस डाइवर्सिटी। तो बायो का मतलब होता है लाइव, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और वेरिएबिलिटी इन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। तो हम सब जानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ऑन द अर्थ प्लैनेट। ठीक है, तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो डाइवर्सिफाइड करती है हमारे वर्ल्ड में भी। हम देखोगे कुछ जगह इवननेस है उसकी, कुछ जगह डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ मिलेंगी, कुछ पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगी स्पीशीज़, है ना, हर जगह नहीं मिलती हैं, इवननेस नहीं है। और जब हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में कहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा, कहाँ पे देखने को मिलती है, तो हम कुछ स्पेसिफिक हॉटस्पॉट को का नाम लेते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गए, इंडो बर्मा हो गए, यहाँ वाला क्षेत्र हो गया, वेस्टर्न घाट हो गए, जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, या फिर ये सुंडा आइलैंड जो होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब कि इवननेस देखने को मिलती है। हम सब जानते हैं कि जब जैसे ये अर्थ है, ठीक है, मान लो कि ये अर्थ प्लैनेट है, ठीक है, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेट रीजन है, ये जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, जो कि 0 डिग्री से लेके 23 हाफ ऑफ डिग्री तक होता है, जो कि ट्रॉपिकल रीजन से लेके सब ट्रॉपिकल भी आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली इस पे पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो हम सब जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो काफ़ी रिच डाइवर्सिफाई होता है, और यही एरियाज़ होते हैं जो कि काफ़ी हम यहाँ पे डाइवर्सिटी देखते हैं हम अर्थ की। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, जो यहाँ ऊपर वाला एरिया होगा उसमें हम डाइवर्सिटी नहीं देख पाएंगे, इतनी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे नहीं होगी। तो हम सब जानते हैं, ये बेसिक आइडिया लगा हमें कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पे वैरायटी मिलेगी आपको, स्पीशीज़ की, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की। ये इसका बेसिक वो है, मीनिंग है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम सब जानते हैं, सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ, फिर बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो ये सब पता होना चाहिए, बेसिक टर्म्स हैं, जो कि बायोलॉजिकल जो थी वो लवजॉय ने दिया था, और उसके बाद वाल्टर ने दिया था, है ना, बायोडाइवर्सिटी को। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भी स्पीशीज़ हैं लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एक क्षेत्र में रहने वाली एक स्पीशीज़ होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और उनका जो इंट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन होता है, आपस में इंट्रैक्शन होता है, चाहे वो इन्वायरमेंट से, फिजिकल इन्वायरमेंट से हो, और साथ ही साथ उनका आपस में भी इंट्रैक्शन, इकोसिस्टम जो बना रहे हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। और अगर और हम घुसें तो हम इसमें और कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक वेरिएशंस होती हैं, वैरायटी होती है लाइफ फॉर्म्स की, किसी भी एक इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें वो रह रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, है ना। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी डिफाइन होती है। बायोडाइवर्सिटी हम कैसे मेजर करते हैं, कि यहाँ इस एरिया में बहुत बायोडाइवर्सिटी है, तो हम उसकी बायोलॉजिकल सिस्टम को देखते हैं कि यहाँ पे कितनी स्पीशीज़, पर्टिकुलर एरिया में इतनी स्पीशीज़ हैं, पर्टिकुलर एरिया में ये वाली ब्रीड ज़्यादा आ रही है। तो मतलब एक तरीके का हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी एरिया को। बायोडाइवर्सिटी हमें पता कैसे चलता है कि अच्छा, इस एरिया में बहुत ज़्यादा बासमती राइस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की हेल्थ, है ना, वहाँ का सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, तो इसीलिए वहाँ पे हमें वैरायटी मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि भाई डाइवर्सिटी किस लेवल पे है। अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी हो सकती है ना, कि जैसे कि कुत्ते की वैरायटी हो गई, ठीक है, कोई कुत्ता अलग अलग किस्म का है, मतलब कि है तो कुत्ता ही है, पर वो क्या कहते हैं, अलग अलग ब्रीड का कुत्ता है। जैसे चावल है, तो चावल की अलग अलग ब्रीड है ना। और मतलब इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी ये 3 लेवल होते हैं, हम सबको पता है कि एक होता है जेनेटिक लेवल, ठीक है, जेनेटिक लेवल, दूसरा होता है हमारा स्पीशीज़ लेवल, ठीक है, तीसरा होता है हमारा इकोसिस्टम लेवल। ये हमें पता होना चाहिए बेसिक। जेनेटिक होता है, जेनेटिक बात करता है जीन्स की, ठीक है, आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, आपका नहीं मतलब स्पीशीज़ का, ठीक है, स्पीशीज़ का जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसमें अल्टरेशन, उसका ड्रिफ्ट, उसका उसमें चेंजेस होते हैं। जब जीन्स में चेंजेस होते हैं, थ्रू द डिकेड्स लग जाते हैं जीन्स में,
जीन्स में चेंजेस आने लगते हैं, उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं, या फिर उनके कलर्स में, उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स में, या फिर उसके व्यवहार में, ट्रेड्स में चेंजेस आ जाते हैं, उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू द जीन्स, है ना, और उसका स्पीशीज डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू द स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एक पर्टिकुलर एरियाज में किसी स्पीशीज़ का वैरायटी होना, बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं, वो अलग अलग वैराइटीज़ की स्पीशीज़ हो सकती हैं। जेनेटिक में एक ही ब्रीड है, एक ही स्पीशीज़ है, उसके अलग अलग हम देखते हैं। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है व्यक्ति को कि ये इसमें क्या करना है ना। इकोसिस्टम होता है कि एक फिजिकल एरिया में कैसे एक स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही है। इकोसिस्टम, ठीक है। तो जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी ये क्यों है, क्या है ना, कैसे ये होता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट सेंचुरीज, जैसे हम आज़ाद हुए हैं वैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को करते हैं, हम नई नई चीज़ें अडाप्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ये वो, है ना, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। नई स्पीशीज़ जो बननी थी, जो नेचुरली बननी थी, वो नहीं हो पा रही है। उससे क्या हो रहा है कि हाँ, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो उसको कंज़र्व करना भी ज़रूरी है ना। अगर हम उसको कंज़र्व नहीं करेंगे तो शायद हम जो रिसोर्सेज आज उसका यूज़ कर पा रहे हैं तो वैसा हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि एफिशिएंसी टू रीजनरेट द रिसोर्सेज, हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं इकोसिस्टम्स। और वी कैन से दैट द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, जिसमें हम विविधता पाई जाती है, जिसमें हम विविधता देखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, जहाँ पे आपको मिलेगी ये जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर की सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ये सारे रीजन्स जो होते हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं, काफ़ी कह सकते हैं कि इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एज़ वी ऑल नो कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, पोलर रीजन की ओर जाएंगे, तो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि हम जो सन है वो डायरेक्टली जो अपनी सन रेज है वो यहाँ पे डालते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है इक्वेटर के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो इक्वेटर जो एरिया इक्वेटर एरिया वहाँ पे घनिष्ठता पाई जाएगी, मतलब डाइवर्सिटी ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा रिचनेस, या फिर ज़्यादा इवननेस, या फिर कह लो कि कुछ हॉट स्पॉट बन जाते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि rich diversified hotspots present in the on the planet. Okay, so when we are talking about the diversity is in between the diversity in the living organisms, that is plants and animals में जब हम डाइवर्सिफाई देखते हैं, जहाँ पे उनकी जीन्स लेवल पे डाइवर्सिटी, जहाँ फिर उनके स्पीशीज़ लेवल पे एक पर्टिकुलर एरियाज़ में वो जो स्पीशीज़ है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर आप देखोगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्पीशीज़ है, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म भी हो रही हैं टाइम के साथ, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जब इंसान को पता चल जाता है कि यार ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करती है। इस तरह से क्या होता है कि जो डाइवर्सिटी है उसको हार्म पहुंचता है, और उसको मतलब एक तरीके का वो इंसान के लिए थी और इंसान ही उसको खा जाता है। तो कहने का मतलब है कि आज की इस जो टॉपिक है हमारा, उसको हम इलेबोरेटली हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी इन बायो। ओके, सो देर आर 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें जेनेटिक होते हैं, जीन्स के लेवल पे हम डाइवर्सिटी देखते हैं कि एक ही प्रजाति थी और उसके अलग अलग ब्रीड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि चावल, तो चावल है तो चावल ही है, पर उसके भी 50,000 वैरायटी मिलेंगी आपको मार्केट में, 50,000, है ना। मैंगोज है उसके 1000 वैरायटी मिलेंगी। और ऐसे ही कहीं जीन्स के ऊपर जब जेनेटिक मेकअप जब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जीन्स अलग अलग हो जाते हैं, उनका जीन मेकअप अलग हो जाता है, होती वैरायटी एक ही है बट उसमें जीन्स में परिवर्तन आता है। उसको ये जो जीन्स का परिवर्तन आना है वो टाइम के डिकेट्स के साथ होता है, सेंचुरी ओवर द सेंचुरीज टाइम लग जाता है इसको चेंज होने में। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज अ स्लो डाउन डाइवर्सिटी विच इज़ प्रेजेंट इन द microorganism which is present in the living organisms like plants, animals। अब आप देखते हो कि जो डाइवर्सिटी है वो कन्वेंशन में जो कन्वेंशन हुआ था, जिसमें ये डिस्कस किया गया था कि भाई हम हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो रही है, उसको मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे? जब हम मेजर करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी ज़्यादा घनिष्ठता में देखने को मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसका इकोसिस्टम कैसा रहेगा, हेल्दी कितनी है बायोडाइवर्सिटी हमारी, है ना। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो एक तरह की स्पीशीज़ होती हैं, बहुत सारी तरह की स्पीशीज़ होती है, पर्टिकुलर स्पीशीज़ इसी एरिया में पाई जाती है। पर्टिकुलर एरिया में ही वो स्पीशीज़ क्यों पाई जाती है? क्योंकि ड्यू टू द
climatic conditions, the favorable conditions, the physical conditions, all the scenarios relates to the diversity in the species. When we are talking about the ecosystem diversity, ecosystem is talking about where the habitat, where the survival condition there is. When we are talking about the ecosystem means the species is talking each other and डिपेंड ऑन ईच अदर एंड देयर सर्वाइवल के लिए वो किसी और पे निर्भर होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम थोड़ा ओवरव्यू कर रहे हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो सेकेंड इसमें आता है कि बायोडाइवर्सिटी हम इतना गुणगान कर रहे हैं कि ये वाली डाइवर्सिटी, वो वाली डाइवर्सिटी, इतनी सारी स्पीशीज़ और बहुत वैरायटी है स्पीशीज़ की। अगर अर्थ को ही देख लें तो कुछ एरियाज़ में बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलेगा आपको, बट कुछ एरियाज़ आपको मिलेंगे रिच डाइवर्सिटी, जहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गए, सुंडा आइलैंड हो गया, फिर आपका इंडो वर्मन रीजन हो गया जो कि मेघालय वाला एरिया है। ये कुछ एरियाज़ हैं, इसी में क्यों इवननेस है, इसी में रिचनेस क्यों पाई जाती है। तो ये भी हम देखते हैं कि भाई इससे फ़ायदा होता है, ये जो प्रोडक्ट्स उससे निकल रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो डायरेक्टली हम उसको यूज़ करते हैं, हम खाने के लिए हम डिपेंडेंट होते हैं, हमारे वुड, फ्यूल, हमारा मेडिसिनल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम उसी पे निर्भर करते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यूज़ हो गया। इनडायरेक्टली जब इसी को हम अपने यूज़ के लिए नहीं, किसी और के लिए यूज़ के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट यूज़ कह देते हैं। अब देखो इनका जब इंसान लालच बढ़ गया, इंसान की ज़रूरत पूरी हो रही है, इतना वो सस्टेन कर पा रहा है कि भाई वो जो इवननेस है, स्पीशीज़ हैं, उसका एक्स्ट्रा यूज़ जब करना शुरू कर देता है तो वो क्या होता है, अति किसी की भी वर्जती होती है ना। तो इसी तरह क्या होता है कि जब बायोडाइवर्सिटी जब रिच फुल फल रही होती है तो उस तरह से इंसान जो है, इंसान उसका दोहन करता है, एक्सप्लॉइट करता है उसको। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपने निजी सुखों के लिए वो क्या करता है, थ्रेट देता है उसको। और इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कोविड-19 आया, तो आप देखते हो कि जो इन्वायरमेंट था वो कैसा बदल ही गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब इंसान उसका दोहन करना शुरू करता है, जब उसको उस ओवर एक्सप्लॉइट करता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि लाइक कि बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, कन्वेंशन करो, ये वाला पैक्ट करो, ये वाला 0 डिग्री, इतना ऐसे, मतलब इस तरह से जो है वो इंसान ही आपस में बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि कैसे बचाया जाए। तो थ्रेट सबसे पहले तो ख़त्म कैसे हो रही है, ख़त्म इसलिए हो रही है क्योंकि पोचिंग की जाती है, पोचिंग शिकार करता है, जो स्पोर्ट एक्टिविटी होती हैं, कुछ लोगों का ये एक इंटरेस्ट लेवल होता है, और फिर उसी का पोचिंग करके फिर उसमें से जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है वो निकलती हैं, उनके हैबिटेट लॉस कर देते हैं। मतलब कि एक तरीके का मान लो कि ये वेटलैंड है, तो वेटलैंड में कुछ जीव जंतु भी पाए जाएंगे, उसकी एरिया साइड साइड में क्या हो जाएगा, लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर लेंगे या फिर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर लेंगे। इस तरह से क्या होता है कि आपस में ही क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, हैबिटेट लॉस हो जाता है, या फिर इन जंतुओं को उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया। और एक्योटिक स्पीशीज़ कुछ बाहर से इन्वेजन हो जाता है ना। जेनेटिक पोल्यूशन की मतलब कि हम क्या करते हैं कि ब्रीडिंग करते हैं, जेनेटिक ब्रीडिंग होती है कि हम क्या करते हैं कि ये जीन है, हम दूसरा जीन ले आए बाहर से, इनके साथ इन्फ्यूज़ कर दिया और नया ही हम कुछ देखने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि जेनेटिक पोल्यूशन हो रहा है। जीन्स में तुम परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे, वहाँ पे कुछ जीन्स सर्वाइव करते हैं, कुछ अडाप्ट ही नहीं कर पाते। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से जो है वो स्पीशीज़ का मरना इट्स वेरी कंपल्सरी। हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड सीड्स, हम क्या करते हैं उसका फ्लक्चुएशन करते हैं। क्लाइमेट चेंज का होना, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, एक मैन और एक जो वाइल्ड लाइफ जंतु है वो अपना रहना चाहता है, ठीक है, और इंसान उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसकी पोचिंग करता है। उस इंसान को थोड़ी सी बुद्धि आ गई है तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया और उसका ही इस्तेमाल करता है अपने ही कामों के लिए। अब देखो ये सब चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि थ्रेट होता है, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, तो हम इंसानों का कर्तव्य है ना कि हमने इसको बर्बाद किया तो हमें इसको कंजर्व करना है ना। तो कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो 2 तरीके होते हैं बेसिकली, इन सीटू होता है और एक्स सीटू होता है। इन सीटू मतलब अंदर
एक्सिटू मतलब बाहर, इंसिटू होता है कि जो नेचुरली उन्होंने अपने लिए हैबिटेट बनाया है, जैसे कि जहाँ पे उनका एरिया है, हैबिटेट है उनका, वहाँ पे मत जाओ भाई, उसको एक पार्क का नाम दे दिया, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। इस तरह से ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो नेचुरली उन्होंने इनबिल्ट की हुई हैं, जहाँ पे वो नेचुरली रह रहे हैं, नेचुरली वो अपनी ऑफस्प्रिंग्स दे रहे हैं, नेचुरली उनका हैबिटेट वो अपने हिसाब से खाते हैं, अपना फूड चेन उनका ट्रॉफिक लेवल चल रहा है, वो सारी चीज़ें उनकी नेचुरली हो रही हैं। डिकम्पोजर अपना काम कर रहे हैं, कंज्यूमर अपना काम कर रहे हैं। इस तरह से जो वर्टिब्रेट्स, हेर्बिवोरस, ये सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से वो चल रही है उनकी, तो वो इंसिटू कंजर्वेशन है कि हम उनका बाहर से हम उनको कंजर्व कर रहे हैं। एक्सिटू होता है जब कोई ब्रीड, मतलब कि हम को देखते हैं कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि एक्सटिंक्ट ही होने वाली है, ख़त्म ही हो गई, या फिर मान लो कि बची हुई हैं, थोड़ा सा है खतरा है, थोड़ा सा बची हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर ले जाते हैं किसी जू एरिया में, या फिर उसको साइरो, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, सो दैट कि इनकी जो स्पीशीज़ है एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ये बच ही रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम एक्सिटू कंजर्वेशन करते हैं, ये इंसानों के द्वारा किया जाता है, ना कि नेचुरली हो रहा होता है, ठीक है। ये है इस पूरे चैप्टर की धरोहर। तो हम सब पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी हम सब जानते हैं कि बायो इज़ मीनिंग दैट लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ फॉर्म्स रहती हैं, और लाइफ फॉर्म्स भी किसकी, जीव जंतुओं की, मतलब कि जो एनिमल्स हैं, स्पीशीज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक प्लांट्स की प्रजाति हैं अलग अलग। आप ही अपने सराउंडिंग में देखोगे तो बहुत सारी प्लांट्स की वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी, एक ही वैरायटी मतलब एक ही ब्रीड होगी, उसकी अलग अलग प्रजातिज़ देखने को मिलेंगी। बहुत सारी सब्जियां आप देखते हो, अपने एरिया में देख लो, सराउंडिंग में देख लो, कितनी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो होती है वैरायटी होती है इन द प्लांट्स, एनिमल्स, एक ही जंतु नहीं है आपके। एनिमल्स जो फ्लाई कर रहे हैं, जो ज़मीन के अंदर हैं, जो एक्वेटिक हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैं, जो लैंड पे हैं, जो हम नदी में देखते हैं, जो पॉन्ड्स में देखते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, जो ये सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स में वैरायटी और एनिमल्स में वैरायटी को ही हम क्या बोल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिक मीनिंग है इसका, जब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी द वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल द सोर्स। तो सिर्फ हम इसकी बात नहीं करेंगे बायोडाइवर्सिटी, जिसका मतलब होता है कि ऑल द स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एरिया में एक स्पीशीज का रहना। भाई हम कहते हैं कि भाई ये बासमती राइस वहाँ से मिलेंगे, ये वाले जो राजमा की वैरायटी है वो वहाँ से मिलेगी, है ना। कुछ केसर है वो कश्मीर से ही मिलेगा, कुछ पर्टिकुलर एरिया में है, वहाँ पे उगता है। तो कुछ तो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कुछ तो कुछ उसकी उनकी जो ब्रीडिंग की गई होती है वो उसी एरिया के लिए होती है। तो ये सब चीज़ें जो डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं वो सिमिलर नहीं होती, मोनोटोनस नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। वैरायटी कुछ एरियाज में ज़्यादा पाई जाएगी, कुछ एरियाज में मिलेगी ही नहीं आपको। तो डाइवर्सिटी इज काइंड ऑफ दिस, और किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। अब बायोडाइवर्सिटी सिर्फ का मतलब ये नहीं है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं, नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में बातचीत, इंट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन होती है आपस में बातचीत करते हैं। जैसे कि हम फूड चेन में पढ़ते हैं ना, कि जैसे उसने उसको खा लिया, फिर उसके बाद उसका फूड वो अगर एक भी कहीं एब्सेंट हो गया, मतलब एक फूड चेन में से एक भी कोई एनिमल है उसकी एब्सेंस मिल गई, तो वो जो ट्रॉफिक लेवल है या फिर वो जो हरियार्की है वो खतरे में बढ़ जाएगी, है ना। इस तरह से जो इंट्रैक्शन आपस में वो इंट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ अपनी ये जो आस्पेक्ट है इन्वायरमेंट का, उसको भी लेके बैठे हैं, इनकी इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है ना, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ कुछ ही एरिया में मिल रही हैं, तो बिना इन्वायरमेंट के तो वैसा नहीं होता होगा ना। तो हम बेसिक लेवल पे आते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो वेरिएशंस बताता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ फॉर्म्स में मिलती हैं, और किसी भी इकोसिस्टम मिलियंस ऑफ में आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगी, और 3 बिलियंस ईयर लग जाते हैं स्पीशीज का डेवलप होना, है ना। बायोडाइवर्सिटी ये भी होती है कि वैरायटी होती है जिस अर्थ के ऊपर
डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट लेवल्स पर हम देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो फाउंड होती है, जिसमें जीन्स लेवल पे इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम है उसमें जीन जेनेटिक वेरिएशंस का देखना, मतलब कि जेनेटिक वेरिएशंस का मिलना किसी भी स्पीसीज में एक दिन की बात नहीं होती है। आपको वर्षों सालों लग जाएंगे एक जीन्स में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि होमोसेपियंस, हम ह्यूमंस ही एक वेरिएशंस जीन्स में परिवर्तन हुए, म्यूटेशन हुई, ड्रिफ्ट हुआ, फ्लो हुआ, इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम चेंज होते हैं टाइम के साथ, जेनेटिकली हमें हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो इवैल्यूएशन है, इवोल्यूशन प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, जिसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी स्पीशीज़ का चेंजेस होना, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पीशीज़ का पाया जाना, इज कॉल्ड स्पीशीज़। सिस्टम, इकोसिस्टम मतलब कि कोई भी इकोसिस्टम है, मतलब कि मान लो कि कोई स्पीशीज़ है, उन आपस में वो इंटरेक्शन कर रही है, पर्टिकुलर एरियाज में वो आपस में इंटरेक्शन कर रही है और वहाँ पे वो अडप्ट कर पाती है, मतलब कि एक अडप्शन जैसी चीज़ उसके अंदर है किसी भी स्पीशीज़ में। तो कह सकते हैं कि वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को शो कर रही है। ठीक है, तो 3 टाइप्स की जो है वो 3 लेवल पे हम देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपस में रिलेटेड है जीन्स में परिवर्तन, स्पीशीज़ में, और इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज टॉकिंग अबाउट देयर इंटरेक्शन बिटवीन द ईच ऑफ द स्पीशीज़। स्पीशीज़ के अंदर आपस में कैसे बातचीत हो रही है, वो एक दूसरे पे निर्भर हैं, वो कैसे अडाप्ट कर पा रहे हैं उस सिचुएशन में, उस एरिया में। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डाइवर्सिटी बोल देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ जाना, जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आ जाना किसी भी स्पीशीज़ के अंदर। तो किसी भी एक स्पीशीज़ के अंदर, एक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, मान लो कि ये कुत्ता है, इसी स्पीशीज़ में समय के साथ क्या हुआ, चेंजेस आए। चेंजेस आए किसके, जीन्स में परिवर्तन आए, क्योंकि न्यू कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, न्यू न्यू लोगों के साथ अटैच हो जाता है ना कोई भी स्पीशीज़, तो उससे नया परिवर्तन देखने को मिलता है, न्यू इमर्जेंस मिलती है। वो स्पीशीज़ जब न्यू इमर्ज होती है, वो क्या इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर पाएगी, क्या वो सर्वाइव कर पाएगी। कुछ स्पीशीज़ कर जाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। तो जो कर जाती हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ हो रही है। और ये इसमें कोई एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में स्पीशीज़ वेरिएशंस देखने को मिले जीन्स के अंदर, नहीं, टाइम लगता है इसमें। जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो चेंज होती है टाइम के साथ। स्पीशीज़ अडाप्ट करते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट और कंडीशंस, और इसके साथ क्या होता है, वो अब वो ये स्पीशीज़ ये बताती है कि किस तरह से वो एडजस्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। कुछ वेरिएशंस में जो स्पीशीज़ होती है वो एडजस्ट कर लेती है, तो वो एक जीन्स में परिवर्तन देखने को मिलता है। कोई भी ब्रीड अगर हमें दिख रही है, ठीक है, कोई भी वैरायटी हमें दिख रही है किसी भी स्पीशीज़ की, कोई भी, है ना, तो कैसे, क्योंकि उसने अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, सर्वाइव कर लिया, वेरिएशन देखने को मिल सकती है। तो यही होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी इन्वॉल्व करती है, जिसमें हमें म्यूटेशन की बात करनी है। म्यूटेशन की मतलब कि जब कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है ना, कोई भी ऑफस्प्रिंग हो रही है तो उसमें कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो कॉम्बिनेशन में जब बदलाव होता है, समय के साथ बदलाव होता है, जीन्स में परिवर्तन होते हैं, जीन्स एक्सचेंज होते हैं, जीनोम डायनेमिक्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो डीएनए में परिवर्तन आता है, डीएनए में जो चेंजेस आते हैं, तो आप देखते हो कि उनके जो ट्रेट्स हैं, उनके जो बाहरी, जैसे कि हम देखते हैं कि एक ही गाय है, कोई गाय का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो गाय भी वैरायटीज़ की होती हैं, ठीक है ना, उसमें भी एक अलग अलग टाइप्स की वैरायटी होती है, डॉग्स की वैरायटी होती है, यू नो कोई भी एनिमल्स को देख लो, उसमें वर्ड्स देख लो, उसमें वैरायटी होती है। तो जीन्स में इसमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है, एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वेरिएबिलिटी आ रही है, किस में, जीन्स में। तो इसी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो जब कोई जीन्स अडाप्ट नहीं कर पाता, वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है। कुछ स्पीशीज़ सर्वाइव कर लेती हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो ये इन्वायरमेंटल चेंजेस को, स्ट्रेस को हैंडल करना,
अडाप्ट कर लेना, उसके साथ सर्वाइव कर लेना, इसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा जा रहा है। बाकी इसमें ये पढ़ने की बात है कि समय के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है कि जिसमें ह्यूमन व्यक्ति सेलेक्ट कर रहा है कि ये वाला अंडा, मतलब ये एग इसके साथ ओवुलेट करेगा, मतलब कि एक इंसान सेलेक्ट करता है, ब्रीडिंग करवाता है अब खुद से चूज़ करके। एक होता है नेचुरली कि ठीक है ना, और दूसरा होता है जो इंसान कर रहा है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग से क्या हो रहा है कि डिजीजेस पैदा हो जाते हैं, कुछ जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही थी वो भी बर्बाद हो जाती हैं, वो भी अपना एंड दे देती हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी एक तरीके का क्या हो रहा है, वो डिजीजेस लाती हैं, वो अच्छी नहीं होती हैं। एक जेनेटिक लेवल पे बात की जा रही है, जैसे कि हाई लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन इज जनरली कंसिडर डिज़ायरेबल एट्रीब्यूट, मतलब कि एक तरीके का अगर हम देखते हैं कि जीन्स में परिवर्तन आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं डिज़ायरेबल एक व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। जीन्स कुछ स्पीशीज़ का, जैसे वो चीता को बाहर से लाया गया क्योंकि यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो ख़त्म ही हो रहे हैं, तो ख़त्म कैसे हुए, कुछ तो कारण रहा होगा ना, ख़त्म कैसे हो, और वहाँ से ब्रीडिंग, वहाँ से लाया गया और इंडिया में छोड़ा गया, कुछ एरिया पर्टिकुलर एरिया में छोड़ा गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो है वो डाइवर्सिटी ही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। स्पीशीज़ लेवल पे देखें तो स्पीशीज़, नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि एक एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सब्जियां हैं वो उगती ही उगती हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इस टाइप का है ना। और जैसे कि अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ में जो ये पोलर रीजन है वहाँ पे आपको जंगल नहीं मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे बर्फ़ है। यहाँ पे अमेज़ोन के जंगल मिलेंगे। वहाँ पे आप देखते हो कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आपको हाई रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो कुछ एरिया में ही आप देखते हो कि वो अबंडेंस, जो स्पीशीज़ की अबंडेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, कुछ एरियाज़ में मिलती ही नहीं है, कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो नंबर ऑफ स्पीशीज़, इसमें हमने लर्न करना है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन एन एरिया, किसी भी एरिया में एक नंबर ऑफ स्पीशीज़ हमें देखने को मिल रही है तो हम उसको स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज़ का मतलब है कि बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया डिटरमाइन, कि उसमें हम कैसे नंबर ऑफ स्पीशीज़ पर्टिकुलर एरिया में कह रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें उसकी रिचनेस की वो ज़्यादा पाई जा रही हैं, उस वैरायटी की ज़्यादा देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ और बायोमास, अनदर मेजर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। दो चीज़ें होती हैं इसमें, हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे आपको तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलेगी, वो स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, और साथ ही साथ हम क्या कहते हैं कि भाई इवननेस बहुत होगी। इवननेस मतलब कि एक इवननेस होगी, ठीक है। इवननेस मतलब इक्वल, कांस्टेंट, है ना, ये नहीं है कि ख़त्म ही हो जाएगी। तो इकोसिस्टम वेयर ऑल द स्पीशीज रिप्रेजेंट द सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, हाई स्पीशीज इवननेस, whereas some species represent a large number of individuals while other species represent a few individuals of low even species। ये बताया गया है कि भाई देखो, जो स्पीशीज़ है ना, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, सबसे पहले तो हमने यही लिखना है कि इस किसी भी पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं तो उसको हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कहते हैं। अब इसके दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स जिसमें आता है कि एक तो होता है उसकी रिचनेस, कि वो कितनी अच्छे से सर्वाइव कर पा रही है, कितनी अबंडेंस में है। दूसरा उसका होता है इवननेस, कि कितना इवनली वो वहाँ पे प्रेजेंट है। ये तो नहीं है कि कुछ ही एक ही एरिया है वहाँ पे ही है, या फिर कितना मतलब बैलेंस रूप में है वो, ठीक है, इवननेस उसे कहते हैं। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से हम पता कर पाते हैं, क्वांटिफाई कर पाते हैं, नंबरों में पता कर पाते हैं कि कितनी लेवल पे स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। रिचनेस, इवननेस
है ना। ये मेजर तरीके हैं, आप इस तरह से तरीके अपना सकते हैं अपने। रिचनेस मतलब कि कितने प्रकार की, और इवननेस होती है कि कितना साइज है, कितने एरिया में वो प्रेजेंट है, उसको इवननेस कहते हैं। ये हो गया हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आती है अब, ठीक है। स्पीशीज हो गया कि इकोसिस्टम हम सब जानते हैं द इंट्रैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल स्पीशीज, ठीक है। तो किसी भी स्पीशीज में आपस में बातचीत ही क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो जब इंट्रैक्शन आपस में हो रही है तो इकोसिस्टम मतलब कि कितने प्रकार का, मतलब कितने प्रकार का उसका वो एरिया है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, हाबिटेट कैसा है उसका, उसकी जो लोग हैं आसपास के, जो जिसके साथ उनका संबंध है वो कैसा है, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ कैसी, इकोलॉजिकल प्रोसेस कैसी चल रही है, वहाँ का जो ट्रॉफिक लेवल है, फूड चेन है वो किस तरह का है, सर्वाइव कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं। और साथ ही साथ द डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल जो फिजिकल इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, इकोसिस्टम इसको कहते हैं। हम तब से यही बात करेंगे, द इंट्रैक्शन, आपस में कितनी इंट्रैक्शन होती है इन स्पीशीज़ की, फिजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट द इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम कितना, टेम्परेचर कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की, प्रेसिपिटेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम में आती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई ट्रॉपिकल रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, जहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होगी, तो ये हम क्या बोल देते हैं, वहाँ पे वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, आपको वहाँ पे अमेज़न के जंगल देखने को मिलेंगे, इंडिया वाला रीजन भी वहीं पे है अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। अब आता है हमारा वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज टॉकिंग अबाउट दैट कि हम ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि हमें जो डाइवर्सिटी है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है भाई। तो एज वी ऑल नो कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी, रिच डाइवर्सिटी है जो हमें फ़ायदे देती है, ठीक है। हालांकि हम उसके जो हैबिटाट है उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, बट वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा, मतलब वो हमारे लिए यूज़फुल है, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए यूज़फुल है, बस इसका यही मीनिंग है। इतना हम नहीं जाएंगे डीप में, तो हम इसके सीधा चाहते हैं तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये फ़ायदेमंद है भी है या नहीं। तो भाई हम सबको पता है कि हमारी लाइफ ही इनके ऊपर निर्भर करती है। प्लांट्स ना हो तो हम खाने कहाँ से खाएं, प्लांट्स एनिमल्स ना हो तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर और फूड एनीथिंग एल्स, वो डायरेक्टली इस पे ही निर्भर करती है। तो हमें इसका रख रखाव रखने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई फ़ायदे क्या हैं इसके। तो डायरेक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे भाई। तो पहला तो होता है कि जो डायरेक्टली हमें मिल रहा है उससे, प्लांट्स और एनिमल्स से जो हमें डायरेक्ट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और जो इनडायरेक्टली, मतलब कि उसको हम डायरेक्ट तो कंज्यूम नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं वो फ़ायदेमंद है, वो हमारे लिए एज पैसे कमाने का ज़रिया है ना, ये हो सकता है। तो डायरेक्ट यूज़ अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्टली हमें क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन से रिसोर्सेज है जो हमें मिल रहे हैं प्लांट से। तो भाई सब्जियाँ, फल, फ्रूट, और हमारी जो ग्रेन्स हैं, जो पल्सेस होती हैं, वो सारी इससे ही मिलती हैं। ये प्लांट्स रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि मीट हो गया, जो नॉन वेज खाते हैं भाई, खाना नहीं चाहिए। फिश, एग, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे एनिमल से मिलने वाले रिसोर्सेज हैं जिस पे हमारा खाना निर्भर करता है। सारा खाने का सामान जो है वो हमें इनसे ही मिलता है। तो हमें इसको सेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और ये इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि ये अगर हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो कि हमें फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे जो घर हैं, घर की खिड़कियाँ होती हैं, फर्नीचर होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, वो सारे के सारे हम इन्हीं से रिसोर्सेज लेते हैं। फ्यूल हो गया हमारा, टिम्बर हो गया, फाइबर हो गया, वूल हो गया, वैक्स, रेजिन, रबर, सिल्क, डेकोरेटिव आइटम्स, जो भी हम घर पे चीज़ें देखेंगे ना, वो सारे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं हमें इंडायरेक्टली और डायरेक्टली कहाँ पे निर्भर होंगे, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर होगा, जो हमारे इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें ये बेसिक नीड्स हुई। अब डायरेक्टली दो प्रकार की होती हैं, एक तो हम कंज्यूम कर लेते हैं,
दूसरा हम प्रोड्यूस करते हैं। तो कंज्यूम मतलब कि हमने क्या किया, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बायो मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स से लिए जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। हमने काटा, फसल काटी और हमने खा लिया। जैसे कि अभी हमने बात की कि फूड्स जैसे कि एग ये सब हो गए, और या फिर वेजिटेबल्स, प्लांट, पल्सेस हो गए, ये हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ना, हम खा रहे हैं। और पहला कंजप्शन वैल्यू या फिर कंजप्शन की बात करें तो वही हमने बात देखी कि जैसे कि हम मेडिसिन, लकड़ी या फिर फाइबर का यूज़ करते हैं तो कंजप्टिव वैल्यू कहलाती है। फूड, कोई भी हम खाना खाते हैं, ह्यूमन कांट लिव विदाउट फूड, ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो निर्भर ही किस पे करती है, प्लांट्स के ऊपर। बहुत प्लांट ही ना हो तो हम कहाँ से खाना खाएंगे। प्लांट्स ही की स्पीशीज़ वैरायटी ना हो तो हम हर हफ्ते में जो बदल बदल के मेन्यू खाते हैं वो एक मोनोटोनस हो जाएगा, है ना। एक ही स्पीशीज़ होगी तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ अगर देखने को मिल रही है तो वो ह्यूमंस की रख रखाव के लिए, है ना। तो यूज़ बाय फूड, यूज़ कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्रॉप्स हो गए, स्टेपल फूड हो गए, ये सारे के सारे हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। और इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। बेनिफिट यही है कि भाई हमें अगर इसको कंजर्व करके रखेंगे तो हमें ये और मिलेगा, इंसान की इच्छाएं सस्टेनेबल होगी, वो अच्छे से इसको यूज़ कर पाएगा, ठीक है। हम फूड के लिए निर्भर हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। दूसरा होता है ड्रग्स, मेडिसिन्स। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें से मेडिसिनल होते हैं। आंवला हो गया, बहुत सारे हो गए, तुलसी हो गई, जिसको हम पूछते भी हैं ना। तो छिंछोना, और छिंछोना कह लो या चिंचोना कह लो, कुछ भी, ये जो ट्री होता है, जो उसकी जो बार्क होती है, जो उसकी जो है ना होती है, वो काफ़ी इस्तेमाल होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है, मेडिसिनल होती है, जो कि ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पीपल यूज़ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो बायोलॉजी होती है, बायोडाइवर्सिटी हम कह रहे हैं, स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो यूज़ करती है फॉर द मेडिसिन, ताकि वो ठीक हो जाए, है ना। उनकी बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं, जो उसके मिनरल्स होते हैं, वो डॉक्टर्स अपनी लैब्स में जाके उसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी दवाइयाँ बनाते हैं उसको यूज़ करके। तो उससे कई सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, हमारे बॉडीली जो भी डिजीज़ हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। तो ये जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो भी काफ़ी बेनिफिशरी होते हैं। एंटीबायोटिक्स बनती हैं भाई, प्लांट्स से लेके मेडिसिन बनती हैं, एंटीबायोटिक्स बनती हैं, ताकि हम क्या कर पाएँ, ठीक हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने इसे ऊपर ऊपर से बता दिया है कि भाई ड्रग्स और मेडिसिन्स, ठीक है। इस्तेमाल फूड हो गया, वुड हो गया, वुड मतलब लकड़ी। अब देखोगे कि जो गांव देहात होता है वहाँ पे तो आज भी कहीं ना कहीं आग फायर चलाई जाती है, सो दैट कि उनका फूड बने, है ना। तो वुड उसके लिए होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, फर्नीचर बनाने के लिए होता है। बहुत सारे लोग वुड के घर बनाते हैं, तो एज अ फ्यूल वर्क करते हैं हम वुड का, कंस्ट्रक्शन के लिए। और पेपर प्रोडक्शन, जैसे कि हम बुक्स, कॉपीज़ देखते हैं, ये सारी कहाँ से बन रही है, वुड से ही तो बन रही हैं। फॉसिल्स फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं वुड को। कोल, पेट्रोलियम हम सुनते हैं, गैसेस, ये सारी सुनते हैं, ये कैसे होती हैं, प्रोड्यूस कैसे होती हैं। हम इसको एज अ वुड यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं इसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो वुड है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोडक्ट इंसानों के लिए ही है, सारा कुछ इंसान ही कर रहा है इसका यूज़। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्टिव यूज़। प्रोडक्टिव मतलब प्रोड्यूस कर रहा कुछ व्यक्ति, कंजप्शन हो गया, कंजर्व करके उसको ख़त्म कर दिया। जैसे कि मान लो कि हमें भूख लगी थी, हमने प्लांट को काटा और खा लिया, और वो तो ख़त्म ही हो गया ना। वुड वुड की ज़रूरत थी, हमने फर्नीचर बनाना था, हमने बेड बनाना था, तो हमने क्या किया, पेड़ को काटा और वहाँ से लकड़ी लाई और हमने अपने घर में फर्नीचर बनवा लिया। इस तरह से हमने वुड का यूज़ किया, इस तरह से हमने प्लांट्स का यूज़ किया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिव यूज़। तो प्रोडक्टिव क्या होता है, जिसको हमने प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो प्रोडक्टिव यूज़ कमर्शियली होता है, मतलब एक तरीके का हम तो भाई
जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मार्केट में बेचे जाएं, ठीक है, द कमर्शियली यूजेबल वैल्यूज़, मतलब कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे पास है तो वो एक्सेसिव में है तो हम क्या करते हैं, उसको बेचने की कोशिश करते हैं ताकि उससे हमारा मुनाफा हो, हम मार्केट में सोल्ड करेंगे, उससे हमारा फ़ायदा होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। आजकल लोगों ने क्या क्या बिजनेस खोल लिए हैं, आप देखोगे कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस मतलब कुछ भी बिजनेस खोला जाता है। इससे क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं हम, लालच के लिए हम क्या कर देते हैं, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि दिस इंक्लूड्स द बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रबर, ऑयल। तो प्रोडक्टिव यूज़ वैल्यू होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं मार्केट में फॉर द गेटिंग, है ना, उससे हमें क्या मिल रहा है, बिजनेस हमारा बढ़ रहा है, हमारा वैल्यू बढ़ रहा है, हमारा मनी बढ़ रहा है। तो हम कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं वो लेते हैं और उसको सेल करते हैं मार्केट में, चाहे उसमें मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, डाइज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल्स का यूटिलाइज करते हैं फॉर द सेक ऑफ, हम क्या करते हैं, गेटिंग समथिंग, कि हमें कुछ चाहिए वापस में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बिजनेस हमारा बढ़े। जैसे कि एनिमल का टस्क, जो एनिमल्स के दो दांत होते हैं उसका व्यापार होता है। मस्क फ्रॉम मस्क डियर, जो कस्तूरी होती है, ठीक है, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं और वो बहुत महंगी होती है, करोड़ों में बिकती है। सिल्क वॉर्म का सिल्क, जो सिल्क की साड़ी होती है ना, वो कैसे बनती है, सिल्क वॉर्म की सिल्क का साड़ी से। और वुल फ्रॉम द शिप, शिप की जो वुल होती है वहाँ से। फर ऑफ मैनी एनिमल्स, जो फर के हम देखते हैं ना, जो कोट्स होते हैं वो सारे के सारे एनिमल्स की चमड़ी से बने हुए होते हैं, ठीक है। प्रकृति को किसने थ्रेट दिया है, हम इंसानों ने, ठीक है। हम क्या करते हैं, शिकार कर देते हैं, हम लालच में आ जाते हैं, हम उसकी हंटिंग करते हैं, हंटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको बेचते हैं लीगली, उसका स्मगलिंग करते हैं, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, हैबिटेट लॉस कर देते हैं उसका, ठीक है। और फिर जो स्पीशीज़ जो वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में बननी थी वो नहीं बन पाती हैं, वो नए में जाके वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो हैबिटेट लॉस कहीं ना कहीं थ्रेट है। एक्योटिक स्पीशीज़ का आना, मतलब कि क्या होता है कि जब बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस आते हैं, उनके इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, तो जो डाइवर्सिटी, जो स्पीशीज़ हैं वो फल फूल नहीं पाती हैं। एक्योटिक, जेनेटिक पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक्स, क्लाइमेट चेंज, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो मैन लाइफ, कोई भी हमारे घर में आके बोले कि ये मेरा टेरिटरी है, निकलो यहाँ से, तो हमें गुस्सा आएगा ना। तो वैसे ही एनिमल्स की टेरिटरी में जाके इंसान कह रहा है कि मुझे यहाँ पे इंडस्ट्री बनानी है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, मैं इसको दोहन करूँगा, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, तो वो क्या करता है, दुखी होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट किस में है, एनिमल और वाइल्ड लाइफ। उससे काम निकलवाना है, कैसे उससे फ़ायदा लेना है, ठीक है। तो इंसान क्या कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी हम देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन का होना। IUCN, जो आप रेड डाटा लिस्ट देखते हो उसकी, वहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे बनाई गई हैं कि भाई एक्सटिंक्शन ही हो गया कुछ स्पीशीज़ का, ख़त्म ही हो गई, कुछ एंडेंजर हैं, कुछ एंडेमिक है, ठीक है। तो इस तरह से जो होती हैं, जो स्पीशीज़ का बताता है कि भाई डाटा बताता है कि इतनी स्पीशीज़ यहाँ थी और यहाँ पे अभी नहीं है, तो थ्रेट तो है ही। वो कैसे ख़त्म हो रही हैं, तो पहला रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि पोचिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ, कि हम हंटिंग कर रहे हैं उसकी, अपनी चीज़ों को चाहिए, हमें चीज़ें चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी शिकार कर रहे हैं, हम ले रहे हैं उसको। करना बहुत ज़रूरी होता है कि कन्वर्सेशन कहता है कि भाई सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो, कि आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा मिल जाए भाई, खुद ही खा के खुद ही मर थोड़ा जाओगे, धरती को ख़त्म थोड़ा करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट करो भाई, ऐसा मैनेज करो कि भाई आप भी खा लो और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी खा ले। क्या रिसोर्सेज भाई,
जो रिसोर्सेज हम खा रहे हैं, खाने का मतलब है कि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो स्पीशीज़ है वो जब उसको खा ही डालेंगे हम पूरा, तो क्या वो बचेंगी? नहीं बचेंगी। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना होता है, उसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं। हम भी ना छूटें और आने वाली पीढ़ियाँ भी ना छूटें। ऐसा कैसा मैनेजमेंट होगा? तो भाई जैसे कि मरीन इकोसिस्टम, एग्रो इकोसिस्टम, प्रोडक्शन एरियाज, एग्जीटू कंजर्वेशन, इस सारा का सारा हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को तरीके होते हैं बहुत सारे, ठीक है, इंसानों ने बनाए हैं और नेचुरली तो बनाए ही गए हैं, है ना। जो इंसानों ने बनाया वो एक्जीटू कहलाता है, जो इंसीटू है वो नेचुरली फॉर्म्ड होता है, जो कि मैन मेड नहीं होता, नेचुरली बना होता है। इंसीटू कंजर्वेशन होता है, एक्जीटू कंजर्वेशन होता है। इंसीटू वर्ड से ही पता चल रहा है कि भाई जहाँ पर वो जन्मे हैं वहीं पे रहे, ऑन साइट कंजर्वेशन, ठीक है। उन्हीं की जगह पे रह के हम उसको क्या करेंगे, कंजर्व रखेंगे, ताकि भाई तुम अपना जियो और हम अपने एरिया में रहेंगे, तुम अपने एरिया में रहो, तुम्हारा ये एरिया हम यहाँ पे नहीं दखल अंदाजी करेंगे। इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब कि इसको हम प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। एंडेंजर्ड प्लांट एनिमल्स के नेचुरल ही हैबिटेट में हम उनको रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं उन्हीं के एरियाज़ में रख के, ताकि उनको कोई भी हानि ना पहुँचे, ठीक है। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसकी जो पॉपुलेशन जो ख़त्म हो चुकी होती है उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ताकि जो उनका जो इवोल्यूशन हो रहा है वो कंटिन्यू रहे, ऑनगोइंग रहे, ठीक है ना। ये है अडेप्शन विद इन द